जैसा प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम्स हाउ टू आस्क इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सारी चीज़ें थी। आफ्टर द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड evaluations of these concepts, the revised and refined concept has come in 1911 by the Bose के द्वारा। ये जो नया कंसेप्ट आया एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसके विषय में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और वो डिस्कशन में क्या होगा, कैसे होना है, थोड़ा बहुत आप उसके विषय में जानते हैं। यू आर अवेयर दिस हैपनिंग्स। वो क्या हो रहा है, they presumes all the assumptions that have made by the Rutherfords। उन्होंने वो सारे प्रेजम्पशंस को माना जो रदरफोर्ड ने एटम के विषय में मान रखा था। ऑल मतलब एटम इज एग्जिस्ट, एटम ऑलवेज हैव टू पार्ट्स, वन इज द नेगेटिव एंड अदर इज द पॉजिटिव। एटम इज न्यूट्रल, atom consists proton, neutrons and electrons. These all hypotheses were completely presumed by the Rutherfords. Here, Bohr, the demerits of the Rutherfords have been corrected by the Bohr in 1911 by the following assumptions। ये assumptions है जो हम आपको बता रहे हैं। जितनी भी डिमेरिट्स आई थी उसको रिमूव किया, और उस रिमूव में 1911 में उनको नोबेल प्राइज मिलता है। अब देखिएगा कंसेप्ट कितना सिंपल है, लेकिन उसका स्पेक्ट्रम बहुत ज़्यादा है, ये देखते रहिए। तो बोर्स एटॉमिक थियरी, बोहर एटॉमिक थियरी, है क्या। पहला जिसपे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन था, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, बट व्हाट इज द शेप। शेप तो के विषय में जानकारी नहीं थी, लेकिन यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज द शेप ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द एटम, तो क्या होना चाहिए, कौन बताएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ एटम्स। तो अगर नहीं आपको मालूम है तो याद कर लीजिए, दैट इज द हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर। हाइपरबोलिक स्ट्रक्चर ऑफ द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द एटम्स। हाइपरबोला है, पारबोला यानी पैराबोलिक, हाइपरबोलिक और इलिप्टिकल शेप, ये तीन शेप में है। इन तीन शेप को अलावा एक जो स्पेशल केस है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर 2 डायमेंशन केस। बहुत साफ करते क्या हैं पहले एजम्पशंस में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। पहला खत्म हो गया। जो भी डाउट था क्लार्क मैक्सवेल साहब का, जिसपे डिस्कार्ड किया था रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को, वो रिमूव हो गया। केवल एक शब्द कह देने पे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ये देखिए सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट। जहाँ पे यहाँ डिजाइन नहीं था कि वो किस तरह का शेप है, व्हाट इज द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रैजेक्टरी, ये नहीं मालूम था रदरफोर्ड में। बोहर साहब ने उस ट्रैजेक्टरी को डिफाइन कर दिया, और डिफाइन कर दिया यह इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। पहला। सेकंड,
सेकेंड आ रहा है कि उसने कहा when electrons revolve around the nucleus there is no emission or absorption of energy. When electron revolves around the nucleus in circular orbits, then there is no emission or absorption of energy. किसी भी प्रकार का ऊर्जा का न तो उत्सर्जन होगा न तो अवशोषण होगा। कब? जब वह वृत्ताकार कक्षा में नाभिक का चक्कर लगा रहा होगा। मीनिंग देयर बाय व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, यानी इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा उस समय वह किसी भी प्रकार का न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा न तो अवशोषण करेगा। तो फिर क्या? मीनिंग देयर बाय दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। एक नया शब्द आपको कंपटीशन वाला जुड़ गया, स्टेशनरी ऑर्बिट, स्टेशनरी वेव्स। फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा जब वेव्स का चैप्टर आएगा, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स, अप्रगामी तरंगे, उसमें इसके डिटेल्स आपको मिलेंगे, फिजिक्स वाले बताएंगे। यानी स्टेशनरी ऑर्बिट्स वो होते हैं जिसमें एनर्जी ना तो लॉस होती है ना तो अब्जॉर्ब होती है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन जब वो वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा उस कक्षा को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। हिंदी नहीं जानते? हिंदी हम नहीं जानते आपको मतलब कहीं से निकालेंगे, लेकिन वो उस ऑर्बिट्स को हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। अब स्टेशनरी मीन्स ये ना समझेंगे कि जहाँ पेन कॉपी और कलम मिलता है फिलहाल वो भी स्टेशनरी है, स्थिर है। एक उस कक्षा को हम ये कहते हैं। तीसरी पॉइंट आ रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, देखते रहिएगा, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, यानी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की कक्षा में आ रहा हो, देन इट विल रेडिएट्स। ये जो रेडिएट्स करेगा वो एनर्जी होगा एंड दैट इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा। मीन्स when electron jumps from higher energy level to lower energy levels, then it radiates energy and that energy equal to h nu or hc by lambda, where h is the Planck's constant, c the speed of the light or velocity of the light, lambda is known as wavelength of the waves, light waves। लाइट वेव्स का वेवलेंथ है, तरंगदैर्घ्य है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा के कक्षा में प्रवेश करेगा उस समय वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। ध्यान रखें, आप तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल में कूदेंगे तो आपकी ऊर्जा डिक्रीज होगी, वो डिक्रीज ऊर्जा इस इन्वायरमेंट में रिलीज होगी। ये स्थिति आ गई। चौथे पॉइंट पे आता है, उसने कहा when electrons jumps कहाँ से lower to upper energy levels, then it will absorb energy। जब वह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करेगा एंड दैट इज इक्वल टू एच न्यू आर एच सी बाई लैम्डा। वो उतने ही ऊर्जा को रेडिएट करेगा जितनी ऊर्जा वो आया होगा, पहले अब्जॉर्ब किया होगा उतने ही ऊर्जा वो रिलीज करेगा, बिकॉज एनर्जी इज द कंजर्वेशन। एनर्जी जो है तो कंजर्वेटिव पार्ट है, वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कंसेप्ट अपने दिमाग में बनाए रखेंगे। फिर पांचवें के कंसेप्ट पर आइए। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स, he says or he stipulates that electrons revolves only those orbitals which has angular momentum is equal to the nh over 2 pi। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है मनकर उसी कक्षा में चक्कर लगाना
प्रारंभ कर देगा, ऐसा नहीं है का, इस तरह का नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी अगर वो रिवॉल्व करेगा उसके लिए वो ऑर्बिट फिक्स होगी और उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम दैट इज मोमेंट ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू द NH/2 पाई के बराबर होगा। आधा कक्षा में नहीं जाएगा, डेढ़ कक्षा में नहीं जाएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगा, मतलब वो ऑर्बिट है वो दैट इज क्वांटाइज, उस ऑर्बिट को हम क्वांटाइज ऑर्बिट्स कहेंगे। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपके सामने आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू m/r इज इक्वल टू द NH/2 पाई। m क्या है, व्हाट इज द m? m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका मास है कितना है, दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। v इक्वल टू वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है ये, रेडियल वेलोसिटी नहीं, लीनियर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किसमें, ऑर्बिट। उस ऑर्बिट में क्या है, r इक्वल टू द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है, n इक्वल टू 1 2 3 4 and so on, also known as principal quantum number। ये भी देख लिए, ये बात में चल करके ये चीजें आपके सामने आएगी, ये मुख्य क्वांटम संख्या होगी। यह चीज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 6.6 into 10⁻34 सेकंड हो गई। ये इक्वेशन नंबर 1, इसे समझ लें, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व से इन दो ऑर्बिटल्स which have angular momentum is equal to the NH/2 पाई। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं का चक्कर लगाएगा जिस कक्षा का कोणीय संवेग का मान NH/2 पाई के बराबर होगा। n का मान कभी 0 नहीं हो सकता, why? Because n equal to 0 is what means, that is the no orbits, कोई उसमें कोई ऑर्बिट्स है ही नहीं, कक्षा है ही नहीं, इसलिए n की वैल्यू कभी 0 नहीं होगी। n ऑलवेज इज द पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं है, पूर्णांक संख्या होगी। इसी के कारण उस ऑर्बिट को हम क्वांटाइज ऑर्बिट कहते हैं, क्योंकि n की वैल्यू कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। आज के बाद अगर हम आ जाएं 6 नंबर पे, यहाँ देखिए क्या आ रहा है, कहा कि when electrons revolve around the nucleus in circular orbits, then its सेंट्रीपिटल फोर्स, ये देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स, हम इलेक्ट्रॉन यहाँ ले रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू द कूलम्बिक फोर्स। वो क्या होगा, देखिए ये इस न्यूक्लियस पे कुल कितने चार्जेज होंगे, दैट इज इक्वल टू Z इंटू ई, Z इंटू ई, ये न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन पे चार्जेज E हो गया। और अब कूलम्ब का जो फार्मूला है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R²। एक को हम Q1 मान लें और तो ये Q2 होगा दो चार्जेज में, और उस केस में इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो देन सीधा सिस्टम है, ध्यान रखेंगे, ZE इंटू ई अपॉन R², मतलब मीनिंग देयर बाय ZE² बाय R², ये दैट इज नोन एज कूलम्बिक फोर्स एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू mg² बाय
आर बोथ आर इक्वल, ये जब तक इक्वल हैं तब तक इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगा रहा होगा इन सर्कुलर ऑर्बिट, दैट इज Z(p²/r²). ये देखिए दूसरा फार्मूला आपके सामने आ रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 that says when electrons revolve around the nucleus in circular orbital, then their centrifugal force must be equal to the Coulombic force। ठीक, फिर वहां पर क्या क्या है, सारे पैरामीटर्स आपको मालूम है। where Z equal to atomic number, एटॉमिक नंबर है Z, परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉन जब वो नाभिक का चक्कर लगा रहा होगा उस समय उसका अभिकेंद्रीय बल का मान कूलम्बिक बल के बराबर होगा। यदि इसमें से किसी का मान ज्यादा हो गया, देख लीजिएगा ज्यादा क्या है, ये ही मूव कर रहा है और मूव करेगा तो ये टेंजेंशियल आप बनाएंगे, दैट इज द v लीनियर वेलोसिटी है। दोनों तरह की वेलोसिटी एग्जिस्ट कर सकती है, एंगुलर भी और लीनियर भी। लीनियर को एंगुलर में चेंज करना होगा, फिर फिजिक्स का फार्मूला v = r ओमेगा। ओमेगा का एंगुलर वेलोसिटी वहां से कन्वर्ट आप कर सकते हैं। तो हो गया। तीसरा कहा वेल नोन फैक्ट्स, जो अगला लास्ट वाला जो भी पॉइंट होगा 7 होगा, जो भी आ रहा होगा, इसमें कहा कि when electrons revolve then its total energy will remains constant। टोटल एनर्जी क्या हो सकती है उसकी, दो एनर्जी है इसमें और वो एनर्जी को हम निकाल दें, दैट इज नोन एज दिस काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये दो एनर्जी है, ये दोनों एनर्जी की वैल्यू जो होगी वो टोटल एनर्जी के बराबर होगी और कितना होगी ये आपको निकालना है। 7 के बाद 8वां पॉइंट से अगर हम ले लें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू बोलेंगे Q1 Q2 अपॉन R। ये सारे सीजीएस सिस्टम में है, एवरीथिंग सीजीएस सिस्टम। अगर एमकेएस सिस्टम में आपको चेंज करना होगा तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशंस है, मतलब हम केमिस्ट्री वाले जो व्यक्ति हैं वो केवल माइक्रो लेवल इवेंट्स की स्टडी करते हैं। ध्यान में रख करिए, माइक्रो लेवल हम नहीं करते, माइक्रो लेवल्स के इवेंट्स जो है फिजिक्स वाले करते। बड़े बृहद का अध्ययन फिजिक्स में और सूक्ष्म का अध्ययन केमिस्ट्री में। हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसकी बात कर रहे हैं, तो हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो जहाँ एक तरह से हमारी सीमा समाप्त होती है वहाँ से फिजिक्स आरंभ हो जाता है। तो हम अपने दोनों में अपने लिमिट्स में हैं हम लोग। तो देखिए Q1 Q2 की वैल्यू इस तरह रख दें हम, Q1 इज इक्वल टू, यहाँ देख लें ZE इंटू E अपॉन R, दैट इज इक्वल टू ZE²/R। यहाँ देखिएगा ये मैग्नीट्यूड है, मॉड वैल्यू फंक्शन है। यहाँ पर लेके आएंगे तो ये तो न्यूक्लियस पॉजिटिव है लेकिन इलेक्ट्रॉन निगेटिव है। देखिए यहाँ निगेटिव, देन टोटल वैल्यू इज माइनस, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है दैट इज मस्ट बी इक्वल टू Z²/R। और टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी इक्वल टू, देखिए यहाँ ये बता रहे हैं हम, E इज इक्वल टू हाफ mv² माइनस ZE²/R। ये थर्ड इक्वेशन है। ये देखिए तीसरा नंबर का समीकरण है। ये हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास V है, दूसरा R है और तीसरा E है। ये अननोन क्वांटिटी, अननोन है, अननोन जितने अननोन होंगे, अगर उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होंगे
then you calculate each and every value frequently, तभी आप हर एक कांस्टेंट या हर पैरामीटर की मान निकाल सकते हैं। अदरवाइज आपको रेशियो मिलेगा, प्रोपोर्शंस मिलेंगे, यानी जितने अननोन क्वांटिटी होगी उतने इक्वेशन होने चाहिए। 3 क्वांटिटी अगर 2 इक्वेशन है देन ऑलवेज प्रोड्यूस ए रेशियो, वो एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं बता सकते। हमारे पास 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स, अब इसको सॉल्व करना है। बीएससी में अगर सॉल्व करते हैं तो मोर देन 10 मार्क्स आपको मिलने हैं। बीटेक में एमबीबीएस में सॉल्व करेंगे 10 मार्क्स से अधिक मिलेंगे, बीएससी सेकंड ईयर में आएगा ही सारी चीज़ें, ये ध्यान में रखेंगे। वो आपके इंटरमीडिएट के ही पोर्शन से जाता है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन वाली बात है तो वो सारी चीज़ें आपको ले आना है। हम वो सारे पार्ट्स को नहीं डिस्कस करेंगे यहाँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और हम सीधे आपको रिजल्ट देना चाहेंगे। उस रिजल्ट पे आइए फिर बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आप निकालना भी चाहें इक्वेशन नंबर यहाँ 3 लिख दे रहे हैं, जो है एम बी आर इक्वल टू एन एच ओवर 2 इक्वेशन 1 था। दूसरा इक्वेशन था एम बी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर था। तीसरा इक्वेशन ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाई आर, ये थर्ड इक्वेशन है। ये देख लें, अगर इसको देखिए कैंसिल करिए तो ये कट गया, ठीक है कि नहीं। यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करिए, देन आर आप कैंसिल आउट, देन एम बी स्क्वायर आर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो देन इट इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 का सिंप्लीफाइड वर्जन है। फिर इक्वेशन नंबर 1 अगर इसके सामने हम रख दें तो देन इट इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइड कर दें तो देखिए क्या कट गया, ये सारी चीज़ें कट गई। ई की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई देखिए, ऊपर से जा रहा है 2 पाई ई स्क्वायर जेड अपॉन एन एच, ये वैल्यू आपकी आ गई ई की। हम यदि सपोज कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स की बात में nth ऑर्बिट, ये जनरल पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, वो nवें कक्षा में nth ऑर्बिट में है, तो सबको n आप बना सकते हैं। ये bn कर दीजिए, ये rn कर दीजिए और देखिए यहाँ से e को en कर दें, तो ये सब यहाँ से आप ला सकते हैं। सिंप्लीफाई करके एक जनरल फार्मूला हम बना रहे हैं जो आपको हम डिफाइन प्रोड्यूस करेंगे। देख लें यहाँ पे सारी चीज़ें ऐसे आएंगी। तो Bn की वैल्यू हमारी निकल गई दिस। इस Bn का मान किसी इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख दें तो Rn की वैल्यू आपकी सीधे निकल आएगी, और दैट इज इक्वल टू यहाँ समझ के निकाल रहे हैं। फिर आपके सामने है इक्वेशन नंबर, देखिए ये 3 कर लें, 4 कर लीजिए, और इक्वेशन इसमें रखते हैं 1 में हम रखते हैं तो आर की पहले वैल्यू निकाल, एम बी की वैल्यू हो गई, ये Bn हो गया, ये Rn हो गया, तो ये आ गया 2 पाई ई स्क्वायर जेड अपॉन एन एच इंटू Rn इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, और Rn की वैल्यू निकाला इन जनरल तो हो गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर, देख लें ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, नीचे आ जाएंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ई स्क्वायर जेड
और कुछ बच रहा है रूट से 4 पाई स्क्वायर और जेड बच गया। ये दैट इज योर आर्यन वैल्यू। ये देखिए ये आर्यन निकल गया। इक्वेशन नंबर 5 आ गया आपके सामने। इक्वेशन नंबर 5 Vn निकल गया, Rn निकल गया। अब आप चाहें तो टोटल एनर्जी Vn की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर रख करके, और बहुत मतलब सावधानी पूर्वक निकालेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े स्टैंडर्ड पूछे गए हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम रख दें, आप Rn की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, Vn की वैल्यू रख दीजिए। अगर हम पूछे कि दोनों वैल्यू लगभग बराबर आएगी, कहीं निकालना हो तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। हाफ m Vn कहाँ आ गया ये, तो उसका इस बार का क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर e टू द पावर 4 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें हम, जो माइनस में आ रही है दैट इज दिस जेड ई स्क्वायर तो ऊपर है, नीचे Rn की वैल्यू रख दीजिए। ये Rn देखिए यहाँ से आ रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर नीचे आ गया। ये टोटल वैल्यू ऊपर चली गई 4 पाई स्क्वायर e स्क्वायर और जेड। सिंप्लीफाई अगर हम कर दें तो देख लें इसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए। इसके मानते हैं हम तो 4 पाई स्क्वायर e टू दी पावर 4 जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी दिस, और काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पर है। हाँ, और m आ रहा है, m छूट रहा है, ऊपर छूट गया है, यहाँ कर लीजिए। हमारा मतलब है यहाँ से इन दोनों एनर्जी को कंपेयर कीजिए, which one is the greater and what is the ratio between the potential energy and kinetic energy। दोनों में क्या रेशियो होगा, ये कंपटीशन है। उन दोनों का रेशियो बताएं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से। यहाँ से देख लें सारे डाटा को आप देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन सर्कुलर ऑर्बिट इज जस्ट 2 times द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी आ रही है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 times काइनेटिक एनर्जी। 2 गुना होती है जब वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा होता है, कुछ ड्यूरेशन का है ये। अब रही बात इतनी बड़ी बिग जो फार्मूले हैं आपके लिए बिल्कुल नहीं है। इतना अब क्यों नहीं है, क्योंकि आप अगर हम कहें कि इसकी वेलोसिटी है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करिए, देन यू कैलकुलेट पाई ई स्क्वायर की वैल्यू है, फिर h की वैल्यू है, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सो मेनी टाइम इन्वेस्ट देयर, बहुत सारा समय आपका लग जाएगा। एक क्वेश्चन को करने में अमूमन 36 सेकंड या 38 सेकंड ही लगते हैं, ध्यान रखे रहें। जो हम पेपर्स बनाते हैं कंपटीशन में वो 38 सेकंड का एक प्रॉब्लम है तो आप कैलकुलेट करेंगे ज़्यादा, लेकिन उस बीच में सिग्नेचर कराएगा, कुछ अनाउंसमेंट होंगे, कुछ अन्य प्रॉब्लम होंगे, वो आपका टाइम नहीं है। टाइम आपको रियल पिक्चर में 38 सेकंड ही मिलेगा एक प्रॉब्लम पे, बाकी टाइम तो उस प्रेमाइसिस का है, उस इंस्टीट्यूट का वो ले गया, खा गया, आपके नाम पर ले गया। वो 1 मिनट का क्वेश्चन में 38 सेकंड आपको मिल रहा है और बाकी सेकंड तो उनका है। आप कुछ नहीं कर सकते उस विषय में। उसी में वो इन्वेलेटर आएगा, आपका मून मिलाएगा, कैमरा मिलाएगा, इधर देखो दाएं बाएं, दुनिया भर का स्थितियाँ हैं। उसके पहले अगर जाएंगे 2 घंटा पहले बुलाएगा और 2 घंटा पहले के बाद वो सारा आपका मेटल डिटेक्ट करेगा, ये आई चेक करेगा, ये ग्लासेस चेक करेंगे, सब रखवा देंगे, सब बाहर आपको बहुत इजी ड्रेस में जाना होगा, ये सब जाने रखिए। नहीं तो वहाँ जाने पर स्थिति खराब हो जाती है, पता चलता है कि क्योंकि वहाँ सारे फोर्स लगे रहती है, आप कुछ खोल नहीं सकते। फिलहाल
ये हमें फार्मूले तो आ गए, बट इट इज नॉट यूजफुल फॉर दी कंप्यूटर्स के लिए यूजफुल नहीं है। तो इसको हम कैसे निकालें? सारे इस कांस्टेंट की वैल्यू को आप रख दीजिए और रख करके वैल्यू निकाल लीजिए और सीधे आप उपयोग कीजिए एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटिशन में। ये डेरिवेशंस की जरूरत हमें नहीं है। तो होगा क्या, देन अब रखें क्या, जैसे पाई इज इक्वल टू अगर रखते हैं 3.14, देखिए ई ये कितना होगा, इसकी वैल्यू रख दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 CV गुलाम होगा। एच की वैल्यू अगर रखते हैं तो 6.64 है, ध्यान रख 6.64 मत करो, ये 10⁻34 है जूल सेकेंड। और देखिए इसमें एच आ गया, उसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतनी चीजें आप ध्यान में रखे रहेंगे, जो भी हम कंपटीशन में प्रॉब्लम्स डिजाइन करते हैं वो बॉडी 20% गलत होने पे आपको पूरा मार्क्स मिलता है। आप हमेशा कंपटीशन में वीक पॉइंट पे हिट करो, स्ट्रांग पॉइंट पे नहीं, उसका अपना नहीं, उस बॉडी का 20% गलती करने को आपको छूट दे रहा है, देन यू डू इट। आप गलत करोगे 20% में ही आप फंसोगे, 80% में नहीं फंसोगे, ध्यान में रखे रहिए। जब 20% हमको गलती करने का छूट दे रहा है, 1 के जगह 1.2 के जगह कह रहा तुम 1 मानो यार, तो तुम 1 मानो, क्यों जाओगे 6.64 लिखने? आप एक बार नंबर लिखना 6.023 इंटू 10⁻23, डोंट मल्टीप्लाई बाई 6.023, only multiply 6, not 23, because the order that is this is equal to 10⁻34, very very small quantity.